नमस्कार साथियों, मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, मैं प्रदीप तेजवानी एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं प्रज्ञान एकेडमी पर। और यहां आज हम शुरुआत करेंगे हमारे कक्षा 10 के प्रश्न पत्र के पाठ्यक्रम के अनुसार व्याकरण की। और व्याकरण का सबसे पहला टॉपिक है जिसका नाम है रचना के आधार पर वाक्य के भेद। बच्चों, हम इस स्लाइड में पढ़ेंगे कि वाक्य क्या होता है, लेकिन वाक्य पढ़ने से पहले हमें ये जानकारी होनी चाहिए कि वाक्य से पहले भी दो चीजें आती है। सबसे पहली चीज है वर्ण। जी हाँ, वर्ण, जिसको इंग्लिश में अल्फाबेट बोलते हैं। वर्ण यानी भाषा की सबसे छोटी इकाई को वर्ण कहा जाता है। उसके बाद है शब्द। जी हाँ, शब्द। शब्द क्या होता है? वर्णों का मेल। ओके, अ ग्रुप ऑफ अल्फाबेट्स मेक्स अ वर्ड। ओके, और उसके बाद आता है वाक्य। वाक्य क्या है बताइए आप? वाक्य है ऐसा सार्थक शब्द समूह जो व्यवस्थित हो तथा पूरा आशय प्रकट कर सके, उसे वाक्य कहते हैं। जी हाँ, आपने अंग्रेजी में भी पढ़ा होगा सेंटेंस। जी हाँ, सेंटेंस इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड विच मेक्स अ कंप्लीट सेंस। बस यहीं से शुरुआत करते हैं हिंदी की भाषा की, इस व्याकरण की इस इकाई का, जो तीसरे नंबर पर आती है। वर्ण के बाद शब्द, शब्द के बाद वाक्य। ये इतना इंट्रोडक्शन मैंने आप लोगों को इसलिए दिया है कि आप हर चीज को आपस में कोरिलेट करें कि सबसे छोटी इकाई वर्ण, फिर शब्द और फिर वाक्य। जी हाँ, वाक्य ऐसा सार्थक शब्द समूह जो व्यवस्थित हो तथा पूरा आशय प्रकट कर सके। अब वाक्य में कुछ बातें होती है जो बहुत इंपॉर्टेंट होती है। मैं आपको बताना चाहूंगा कि वाक्य आप केवल ऐसे बोल लेते हैं या लिख लेते हैं, ये वाक्य नहीं है। आप वाक्य को समझिए कि उसमें क्या क्या चीजें होती हैं। सामान्य रूप से आप काफी सारी चीजें, मैंने आपको बताया कि विचारों को अभिव्यक्त करने के दो तरीके हैं आपके पास, या तो लिखकर या बोलकर। और एक और चीज होती है सांकेतिक भाषा। लेकिन मुख्य रूप से हिंदी में संकेत नहीं चलते हैं, वो केवल इंट्रोडक्शन देने के लिए या किसी को संकेत देने के लिए काम में आते हैं। लेकिन साहित्यिक दृष्टि से या जब हम व्याकरण की चर्चा करते हैं तो बोलकर और लिखकर आप अपने भावों को प्रकट कर सकते हैं। जहां पर वाक्य, वाक्य के माध्यम से, क्योंकि आपके भावों की अभिव्यक्ति सेंटेंस के माध्यम से होगी। आप वाक्य बोलेंगे या लिखेंगे। आजकल जो नया ट्रेंड चल रहा है व्हाट्सएप पे चैटिंग करने का, उसमें भी लिखा जाता है। कुछ इमोजीज जरूर आप यूज कर सकते हैं, लेकिन लेखन शैली आपकी प्रधान रहेगी। अब जो वाक्य की जो रचना होती है वो शब्दों के योग से होती है। मैंने आपको पहले भी अभी एक लैंग्वेज, इंग्लिश लैंग्वेज में आपको बताया था कि अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स यानी शब्दों का समूह विच मेक्स अ कंप्लीट सेंस। उसका अपना सेंस होना चाहिए। वाक्य अपने में पूर्ण तथा स्वतंत्र होता है। मैंने आपको बताया जब आप किसी वाक्य को लिखना शुरू करते हैं तो उसमें कर्ता भी होगा, कर्म भी होगा, क्रिया भी होगी। कुछ वाक्य बिना कर्म के भी बनते हैं, कुछ बिना कर्ता के भी बन जाते हैं, लेकिन वो एक पूर्ण रूप होता है उसमें, और ये स्वतंत्र होते हैं। यानी एक वाक्य शुरू होता है और अंत पूर्ण विराम पे होता है। वाक्य किसी न किसी भाव या विचार को पूर्णतः प्रकट कर पाने में सक्षम होता है। यानी एक वाक्य एक ऐसी चीज है, केवल शब्द से आप किसी को कुछ समझा नहीं सकते। मैं आपको बोलूं कि राजीव, तो राजीव, मैंने सिर्फ उसको पुकारा है, मैंने उसको अपने भाव प्रकट नहीं किए। अब मैं उसे गुस्से से बात करना चाहता हूँ या प्यार से बात करना चाहता हूँ, उसे आदेश देना चाहता हूँ, ये सब चीजें इसके अंतर्गत आती है। हम हमारे दैनिक जीवन में बहुत सारे वाक्यों का उपयोग करते हैं, ठीक है ना? मैं आपको थोड़ा सा इस स्लाइड्स के अलावा एक चीज और बताना चाह रहा हूं कि जनरली जो वाक्य होते हैं, उन वाक्यों के जो भेद होते हैं, दो प्रकार से होते हैं। एक तो अर्थ के आधार पर और एक रचना के आधार पर। अर्थ के आधार पर 8 प्रकार के भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? 8 प्रकार के भेद अर्थ के आधार पर। उसमें विधानात्मक वाक्य, विधानवाचक वाक्य, निषेधात्मक वाक्य, इस प्रकार से 8 प्रकार के, आज्ञावाचक, ठीक है ना? इस प्रकार से काफी लगभग 8 तरह के ये भेद होते हैं। लेकिन हम यहाँ बात कर रहे हैं जो हमारे सिलेबस में है, कक्षा 10 के सिलेबस में है, उसका नाम है रचना के आधार पर वाक्य के भेद। ठीक है, अब रचना के आधार पर वाक्य के कितने भेद होते हैं देखिए, मैं आपको बता रहा हूं, आप ध्यान से सुनिएगा। रचना के आधार पर वाक्य के केवल 3 भेद होते हैं जो आपके सामने स्लाइड पर लिखे लिखे हुए हैं। जिसमें सबसे पहला है सरल वाक्य, दूसरा है संयुक्त वाक्य और तीसरा है मिश्र वाक्य।
सरल वाक्य को साधारण वाक्य भी कहते हैं और मिश्र वाक्य को मिश्रित वाक्य या जटिल वाक्य भी कहते हैं। आप ध्यान रखिएगा, अगर प्रश्न पत्र में मिश्रित शब्द का उपयोग हो रहा हो या जटिल शब्द का उपयोग हो रहा हो तो वहां पर इसे मिश्र वाक्य ही कहते हैं। ठीक है, अब एक चीज मैं आपको और ध्यान से समझा देता हूं, थोड़ा सा बहुत गहराई से समझिएगा। आपको सरल वाक्य को आइडेंटिफाई करने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। थोड़ी जो परेशानी आती है वो आती है संयुक्त वाक्य में और मिश्र वाक्य में। सरल वाक्य में ध्यान रखिएगा, एक उद्देश्य और एक विधेय होगा, ठीक है ना। और ध्यान रखिए, सबसे मुख्य जो बात है वो इसमें क्रिया को आइडेंटिफाई करना है। अगर एक क्रिया है, ये वाक्य निश्चित रूप से सरल होगा। दो क्रियाएं हैं तो वाक्य सरल नहीं होगा, संयुक्त या फिर मिश्रित। लेकिन संयुक्त और मिश्रित में हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि संयुक्त कौन सा है और मिश्रित कौन सा है। देखिए, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, सरल वाक्य में एक ही क्रिया होगी, संयुक्त वाक्य और मिश्रित वाक्य में या मिश्र वाक्य में दो दो क्रियाएं होंगी। लेकिन जब एक ही सेंटेंस आएगा तो उसको कैसे आइडेंटिफाई किया जाएगा, कैसे पहचान की जाएगी कि ये सरल वाक्य है और ये मिश्रित वाक्य है। ध्यान रखिएगा, संयुक्त वाक्य के दोनों वाक्य जिस योजक से जुड़े हुए होंगे उसके राइट साइड और लेफ्ट साइड दोनों तरफ जो वाक्य होंगे जो आपस में जुड़े हुए होंगे, संयुक्त इसलिए कहा है कि किसी योजक के द्वारा वो जुड़े हुए हैं, इन दोनों वाक्यों का स्वतंत्र रूप से प्रयोग किया जा सकता है, ठीक है ना। और दोनों वाक्य प्रधान है। अब हम आते हैं अगले वाले पे, यानी मिश्रित वाक्य पे, ठीक है ना। इसमें मिश्रित वाक्य में एक प्रधान वाक्य होगा और एक आश्रित वाक्य होगा। प्रधान वाक्य जो अगर हम की का प्रयोग करते हैं तो की से पहले पहले वाला, जैसे मैं कहूं राम ने कहा कि वह कल छुट्टी पर है, तो की से पहले राम ने कहा कि, तो राम ने कहा ये शब्द प्रधान वाक्य होगा कि वह कल छुट्टी पर है, ठीक है ना। इस प्रकार से मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि तीन भेद होते हैं रचना की दृष्टि से, जिसमें सबसे पहला सरल वाक्य, दूसरा संयुक्त वाक्य, तीसरा मिश्र वाक्य। अब वाक्य के अंग, वाक्य के दो अंग होते हैं, एक उद्देश्य और एक विधेय। आपको पता है अंग्रेजी में एक सब्जेक्ट और एक प्रेडिकेट होता है, ठीक है। उसी प्रकार यहां पर हिंदी में उनको उद्देश्य और विधेय कहा जाएगा। अब मेरी बहन 2 दिन से ये किताब पढ़ रही है, उद्देश्य और विधेय होता क्या है एक बार देखिए। जो सब्जेक्ट होगा वो मुख्य रूप से उद्देश्य में काउंट किया जाता है और सब्जेक्ट के बाद का जो भाग होता है वाक्य का वो विधेय कहलाता है। लेकिन कभी कभी उद्देश्य का विस्तार हो जाता है, जहां कर्ता एक से ज्यादा हो सकते हैं, जैसे शिवम, राजीव, गीता और कविता, ये आधा पोर्शन उद्देश्य का विस्तार है। और आगे एक साथ पढ़ने लिखने और खेलते कूदते हैं, पढ़ते लिखते और खेलते कूदते हैं, तो ये क्या कहलाया, उद्देश्य का विस्तार और विधेय का विस्तार। अब हम सबसे पहले चर्चा करते हैं सरल वाक्य की। जिन वाक्यों में एक उद्देश्य और एक विधेय होता है उसे सरल या साधारण वाक्य कहते हैं। सरल वाक्य में एक क्रिया होती है और अतः एक ही वाक्य होता है, इसमें उपवाक्य नहीं होते हैं, जैसे मुझे कल दिल्ली जाना है। अब इसमें क्रिया क्या है, जाना, यानी जाने की क्रिया हो रही है। एक दूसरा उदाहरण दे रहा हूं, दशरथ पुत्र राम ने रावण को मार गिराया, है ना, मारना। तो ये भी क्या हुआ, ये क्या हुआ, बताइए कौन सी क्रिया है, मारना, और इसमें एक ही उद्देश्य और एक ही विधेय है। अब बात करते हैं संयुक्त वाक्य की। जिन वाक्यों में दो या दो से अधिक वाक्य साधारण वाक्य, है ना, दो या दो से अधिक साधारण वाक्य समुच्चय बोधक अवयवों से जुड़े होते हैं, उन्हें संयुक्त वाक्य कहते हैं। जैसे मोहन पुस्तक पढ़ता है, राधा पत्र लिखती है। संयुक्त वाक्य में प्रयुक्त उपवाक्य अपने आप में स्वतंत्र होते हैं, ठीक है ना, एवं समान स्तर के उपवाक्य होते हैं, या न कोई उपवाक्य किसी से बड़ा होता है न किसी से छोटा होता है, यानी दोनों समान होते हैं। इसलिए संयुक्त वाक्य के उपवाक्यों को समानाधिकरण, समानाधिकरण यानी दोनों में समानता है, दोनों की अपनी अपनी वैल्यू है, कोई प्रधान कोई आश्रित नहीं है, दोनों प्रधान है, ठीक है ना। अब बात करते हैं हम इससे आगे, जिसका नाम है मिश्रित वाक्य। अब मिश्रित वाक्य में, मिश्रित वाक्य से पहले एक चीज और मैं आपको बताना चाहूंगा कि संयुक्त वाक्य के कुछ भेद होते हैं। संयुक्त वाक्य के भेद देखिए किस आधार पर किए जाते हैं कि उनके उपवाक्य परस्पर किन संबंधों के आधार पर आपस में जुड़े हैं। सामान्यतः ये संबंध 4 प्रकार के होते हैं, संयोजक, विभाजक, विरोधवाचक
और परिणामवाचक। तो संयोजक कौन कौन से होते हैं? और, तथा, एवं। विभाजक कौन से होते हैं? या, अथवा, या, न, की। देखिए की पे थोड़ा गौर कीजिएगा, ये की हमारे संयुक्त वाक्यों में भी आए, मिश्रित वाक्यों में भी आएगा। विरोधवाचक मगर, पर, लेकिन। और परिणामवाचक इसलिए, अतः और सो। तो इन वाक्यों से जब इन शब्दों से जब वाक्य बनाए जाते हैं तो वो संयुक्त वाक्य के अंतर्गत आते हैं। अब बात करते हैं मिश्र वाक्य की, जो तीसरा भेद है मिश्र वाक्य। मैंने आपको बताया सरल वाक्य को आइडेंटिफाई करना बहुत आसान है। सरल वाक्य को जब भी आप आइडेंटिफाई करेंगे कुछ भी मुश्किल नहीं होगी, एक ही उद्देश्य, एक ही विधेय होगा, या सीधा आप क्रिया पर फोकस कीजिए। अगर एक क्रिया है तो वो सरल वाक्य है। संयुक्त वाक्य में दो होते हैं, लेकिन दोनों जो वाक्य होंगे जो योजक के द्वारा जुड़े हुए हैं, जैसे मैं कहूं राम विद्यालय जाता है और अपना कार्य पूरा करता है, ठीक है। तो यहां पर राम विद्यालय जाता है और क्या काम कर रहा है? संयोजक का। तो और के इस तरफ और के दूसरी तरफ, दोनों तरफ वाक्य स्वतंत्र है। लेकिन मिश्र वाक्य में यहां पर एक प्रधान वाक्य होता है, एक आश्रित वाक्य होता है। तो प्रधान वाक्य कौन सा होता है? प्रधान वाक्य वो जो कि संयोजक से पहले होता है, विशेष रूप से की परिस्थिति में। जैसे मैंने आपको उदाहरण दिया कि विजय ने क्या क्या कहा? विजय ने कहा कि वह विद्यालय जाएगा। तो विजय ने कहा कि वह विद्यालय जाएगा। तो की से पहले प्रधान उपवाक्य है और की के बाद में आश्रित उपवाक्य। अब चलते हैं तीसरे पर, जिसका नाम है मिश्र वाक्य। तीसरा भेद है ये रचना के आधार पर वाक्य का। मिश्र वाक्यों में एक उपवाक्य होता है, ठीक है ना। मिश्र वाक्य में एक उपवाक्य तो स्वतंत्र उपवाक्य होता है, तथा शेष उपवाक्य स्वतंत्र उपवाक्य पर आश्रित रहने के कारण आश्रित उपवाक्य होता है। यानी एक प्रधान और दूसरा आश्रित, ठीक है। उसको प्रधान को आप स्वतंत्र भी बोल सकते हैं। स्वतंत्र उपवाक्य पर एक वाक्य आश्रित होता है, उसे आश्रित उपवाक्य बोलते हैं। स्वतंत्र उपवाक्य को प्रधान उपवाक्य भी कहा जाता है। देखिए उदाहरण के माध्यम से, मैं उस लड़की से मिला जिसकी किताब खो गई थी। पिताजी ने मुझसे कहा कि वह बहुत बीमार है। इस प्रकार के वाक्य में व्यधिकरण समुच्चय बोधक अव्यय प्रयोग किए जाते हैं, जैसे कि जो, वो, जहां, वहां, ताकि, क्योंकि, जब, जिसने, जिसे, फिर, भी, क्योंकि, अतः, इसलिए, यदि, अगर, आदि, ठीक है ना। तो इस प्रकार से ये सारे जो वाक्य हैं, मैं आपको एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट बताना चाह रहा हूं यहाँ पे। मिश्र वाक्य का ध्यान रखिएगा, यहाँ पर मुख्य रूप से आपके जो एग्जाम में आते हैं कक्षा 10 में, वो वाक्य है यदि, अगर, चूंकि और की और जैसे बने शब्द। अब जैसे कोई एक शब्द नहीं बनता है, जैसे बनते हैं जो, जब, जहां, जिसको, जिनको, जिसे, जिसमें, जिन्होंने, और जैसे, और जो। तो जैसे लगभग 12 या 13 तरह के शब्द बनते हैं। इन 12-13 तरह के शब्दों में अगर आपको जानकारी हो, अगर उस वाक्य में आप पहचान पा रहे हो कि इन शब्दों का प्रयोग हो रहा है, इन जैसे संबंधित 12-13 शब्दों का, और यदि, अगर, चूंकि और की, इन शब्दों का, तो ये मिश्र वाक्य है। आपको बिल्कुल भी परेशान होने की जरूरत नहीं है, आप फटाफट उसको छांटकर लिख दीजिए। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, यदि, अगर, चूंकि, की, जैसे शुरू होने वाले शब्द। बिल्कुल भी परेशान होने की आवश्यकता नहीं है आपको, ठीक है ना। अब मैं आपको एक जगह और ले चलता हूं। मिश्र वाक्यों के आश्रित उपवाक्य वाक्य के आरंभ, मध्य तथा अंत तीनों ही स्थानों पर आ सकते हैं। संयुक्त वाक्य में तो संयोजक केवल बीच में होगा, लेकिन मिश्र वाक्यों के जो आश्रित उपवाक्य हैं, अब मैं आपको बता रहा हूं कि आश्रित उपवाक्यों के भी 3 भेद होते हैं। संज्ञा उपवाक्य, विशेषण उपवाक्य, और तीसरा भेद अभी पता करते हैं। आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, अगर आपको थोड़ी भी जानकारी है, अगर आपने क्लास में पढ़ा है कि ये 3 भेद होते हैं, तो लिखिए फटाफट। मिश्र वाक्यों के, आपकी स्क्रीन पर भी दिया हुआ है, क्रिया, विशेषण, उपवाक्य। मिश्र वाक्यों के आश्रित उपवाक्य वाक्य के आरंभ, मध्य तथा अंत तीनों ही स्थान पर आ सकते हैं। जैसे आरंभ में, जो लड़का यहाँ आया था वह बहुत होशियार है। मध्य में कैसे आया?
वह लड़का जो कल यहाँ आया था बहुत होशियार है, और अंत में वह लड़का बहुत होशियार है जो कल यहाँ आया था। देखो जो को तीनों वाक्यों में आप जो पे जोर कीजिए, जो आरंभ में भी है, जो मध्य में भी है और जो वाक्य के लगभग अंत में भी है। तो यहाँ पर इन आश्रित उपवाक्यों को, जो से संबंधित एक पूरा उपवाक्य बन रहा है जो वाक्य के आरंभ में, वाक्य के मध्य में और वाक्य के अंत में प्रयोग किया जा सकता है। अब आश्रित उपवाक्यों के भेद, मैंने आपको यही बताया था कि आश्रित उपवाक्यों के भी 3 भेद होते हैं। आप, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में भी आएंगे कि ये आश्रित उपवाक्यों के जो आपको जो भेद बताने हैं वो आपको आइडेंटिफाई करने होते हैं और लिखना होता है कि आश्रित उपवाक्य का ये कौन सा भेद है। देखिए, संज्ञा उपवाक्य, विशेषण उपवाक्य और क्रिया विशेषण उपवाक्य। तो सरल वाक्य को संयुक्त अथवा मिश्र वाक्य में, अब देखिए हमने पढ़ा क्या, सबसे पहली चीज जिसका नाम है वाक्य के भेद। दूसरा इसमें आएगा वाक्य का परिवर्तन, यानी आपको एग्जाम में सरल वाक्य दिया जा सकता है, उसको आपको मिश्र वाक्य में या फिर संयुक्त वाक्य में कन्वर्ट करना होगा। और तीसरी चीज है आश्रित उपवाक्य। तो ये 3 चीज हमें पढ़नी होती है, ठीक है ना। अब इन तीनों चीजों के बारे में आपको बहुत डिटेल से मैं आपको बता चुका हूं। इसके अलावा जो चीज है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, उसका नाम है उपवाक्य। मैंने आपको पहले बताया था उपवाक्य 2 तरह के होते हैं, एक प्रधान उपवाक्य, एक आश्रित उपवाक्य। आश्रित उपवाक्य के 3 भेद हैं, आपके सामने स्क्रीन पर है, संज्ञा उपवाक्य, विशेषण उपवाक्य और क्रिया विशेषण उपवाक्य। अब मैं आपको बता रहा हूं कि जैसे मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूं कि आपको सुनकर प्रसन्नता होगी कि उसने अपना कार्य पूरा कर लिया। तो निश्चित रूप से की से पहले आप दिमाग में रखिए, बिल्कुल फिट कर लीजिए कि जिस भी वाक्य में की होगा और की से पहले जो वाक्य होता है वो प्रधान उपवाक्य होता है, और की के बाद में जो वाक्य होगा वो हमेशा आश्रित उपवाक्य होगा। लेकिन जहां भी की आ जाएगा वो निश्चित रूप से संज्ञा उपवाक्य है। निश्चित रूप से, बहुत छोटी सी ट्रिक है, जहां भी, मैं आपको एक छोटी सी चीज बहुत गहराई से बता रहा हूं, अगर आपने इन अगली 4 पंक्तियों को सुन लिया तो आपको कभी भी आश्रित उपवाक्य में कोई परेशानी नहीं होगी। सबसे पहली बात है कि यदि किसी भी वाक्य में की आ जाता है तो वो संज्ञा उपवाक्य होगा। यदि किसी वाक्य में ये आने वाले 9 शब्द, जो, जिस, जिसने, जिससे, जिसको, जिसमें, जिनको, जिन्होंने और जिन्हें, यानी जैसे बने हुए 9 शब्द आ जाते हैं तो वहां पर विशेषण उपवाक्य है। और बाकी के शब्द यदि, जिस तरह, जिस जगह, जिधर, मैं बता रहा हूं मिश्रित उपवाक्य में कुल 30 से 35 शब्द होते हैं, जिनमें केवल एक शब्द यदि की आ जाता है तो वह संज्ञा उपवाक्य है। यदि ये 9 शब्द आ जाते हैं, जो, जिस, जिसने, जिससे, जिसको, जिसमें, जिनको, जिन्होंने और जिन्हें, तो यहां पर विशेषण उपवाक्य है। और इसके अतिरिक्त जितने भी बच जाते हैं, लगभग 20, 22 या 25 और बच जाते हैं, ये सारे शब्द क्रिया विशेषण उपवाक्य के अंतर्गत आते हैं। एक और उदाहरण है, बिजली विभाग ने बताया कि कल बिजली नहीं रहेगी। अब बताइए कि इसमें की से पहले वाला भाग वो है प्रधान उपवाक्य, और की के बाद का जो भाग है वो है संज्ञा उपवाक्य। आश्रित उपवाक्य का ये भेद है। कुछ ध्यान देने वाली चीजें हैं जो आपको बिल्कुल दिमाग में होनी चाहिए कि सार्थक शब्दों का ऐसा व्यवस्थित समूह जो किसी भाव या विचार को पूर्णतः व्यक्त कर सकता है वाक्य कहलाता है। रचना के आधार पर वाक्य के भेद: सरल वाक्य, एक उद्देश्य एवं एक विधेय; संयुक्त वाक्य, 2 या 2 से अधिक स्वतंत्र उपवाक्य जो समुच्चय बोधक अव्यय द्वारा जुड़े रहते हैं; और मिश्र वाक्य, एक प्रधान उपवाक्य और अन्य आश्रित उपवाक्य। मिश्र वाक्यों में एक उपवाक्य स्वतंत्र होता है जिसे प्रधान उपवाक्य कहा जाता है। अन्य उपवाक्य प्रधान उपवाक्य पर आश्रित होने के कारण आश्रित उपवाक्य कहलाते हैं। आश्रित उपवाक्य के 3 भेद हैं: संज्ञा उपवाक्य, विशेषण उपवाक्य और क्रिया विशेषण उपवाक्य। मैंने इनको पहचानने का तरीका बता दिया है। संज्ञा उपवाक्य में हमेशा वाक्य में की लगा रहेगा। विशेषण उपवाक्य में वो 9 शब्द, आप थोड़ा सा वीडियो को पीछे करेंगे, मैंने 2 बार रिपीट किया है, वो 9 शब्द जो जैसे मिलकर बनते हैं, इन 9 शब्दों से बने हुए वाक्य अगर योजक के रूप में प्रयोग हो रहे हैं तो वहां मिश्र वाक्य का विशेषण उपवाक्य है, आश्रित वाक्य का।
और क्रिया विशेषण उपवाक्य बाकी जितने भी बचे हैं, जैसे संबंधित अगर, यदि, चूंकि, की तो केवल संज्ञा में है, बाकी चूंकि। एक वाक्य को दूसरे प्रकार के वाक्य में परिवर्तन करना रूपांतरण या रचनांतरण कहलाता है। तो मुख्य रूप से मैंने आपको 3 चीजें बताई हैं: वाक्य की परिभाषा, वाक्य के रचना के आधार पर भेद, सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य। और जो मुख्य चीजें जो एग्जाम में पूछी जाती है वो या तो वाक्यों का रूपांतरण है, यानी आपको सरल वाक्य से मिश्र वाक्य में लेना है, सरल वाक्य से संयुक्त वाक्य में लेना है, मिश्र वाक्य से फिर सरल वाक्य बनाना है। तो ये जब आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे अपने एक्सरसाइज के आधार पर, तो निश्चित रूप से ये एक सफल प्रयास रहेगा और आप इस कॉन्सेप्ट को समझकर बहुत अच्छे तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में जिसका नाम रहेगा वाच्य।